This is a class, second class on charge. पहली क्लास में हम लोग देखे गए थे कि चार्ज क्या है, उसके बाद में थोड़ा डिटेल्स कहाँ से आया, कैसे आया। अब चार्ज प्रोड्यूस करने के मेथड्स देखिए। तो चार्ज प्रोड्यूस करने के मेथड्स में से एक मेथड कहलाता है हीटिंग। अगर आप किसी भी मेटल को हीट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बोले तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएगा। द मोमेंट वो सरफेस छोड़ के बाहर निकलता है तो मटेरियल पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो इससे नुकसान क्या है कि इससे हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि चार्ज तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन अगर मान लो हमें आपको 1 कूलम के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हटाने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अपना कंट्रोल नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे। बस ये पता है कुछ तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने ये पता नहीं। इसलिए मेथड एप्लीकेबल है। दूसरा एक मेथड क्या है, रबिंग। इसका सिंपल मीनिंग है कि दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर ऐसे रब करो। होता क्या है कि दो मटेरियल से हम लोग अलग अलग चुनते हैं, तो एक मटेरियल पे इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे है उसका बॉन्डिंग विद द अदर मॉलिक्यूल्स स्ट्रांग होगा या वीक होगा, दूसरे मटेरियल का स्ट्रांग है। कंपैरिजन के किसी एक का स्ट्रांग, किसी एक का वीक। जिस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग स्ट्रांग है वो सरफेस नहीं छोड़ेगा, जिसका बॉन्डिंग वीक है वो सरफेस छोड़ के एक से निकल के दूसरे में जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक से निकल के दूसरे में गया तो उसको चार्ज तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, और जिसपे गया उसका चार्ज नेगेटिव। तो रबिंग में एक कॉमन एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आप ग्लास रॉड यूज करते हैं और इसे आप रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, तो इससे क्या होता है कि ग्लास रॉड के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस को छोड़ के इसमें चले जाते हैं। तो ग्लास रॉड का चार्ज पॉजिटिव और सिल्क का चार्ज नेगेटिव। ये कॉमन मेथड हम लोग ये भी देखते हैं कि नॉर्मली ओल्ड जो सीआरटी टेलीविजन थे, उन टेलीविजन पे देखो एक घंटा जैसे टीवी चल गया, उसके सरफेस पे आप स्क्रीन के ऊपर से हाथ ऐसे ले लिया, कुछ आवाज आती है चट जैसे। होता क्या है कि उसके सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस पे थे वो हाथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो हाथ का चार्ज नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एक और मेथड है, एक और एग्जांपल है जो हम लोग पहले भी यूज करते थे। ड्राई हेयर पे कंघी कर लीजिए आप, और कंघी करने के बाद छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस को जमीन पे रख दीजिए और उसके सामने कंघी को ऐसे लिया, तो वो सारे पेपर्स निकल जाते हैं, क्योंकि सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कॉम वाले जो जहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हटे थे, बाल पे गए थे, वो पॉजिटिवली चार्ज कॉम के पास टच हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे अभी। अगेन इसमें नुकसान ये है कि यहाँ से हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन को भेजना है, कितना पॉजिटिव चार्ज लाना है, कितना नेगेटिव चार्ज लाना है, बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होंगे उस पर कंट्रोल नहीं है, और हम लोग उस पर नहीं डिसाइड कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स। मान लो जैसे कि एक चौक हो गया हमारे पास, एक बोर्ड हो गया, कि इलेक्ट्रॉन चौक में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा लूजली बॉन्डेड है, बोर्ड पे थोड़ा स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो चौक से अगर हम लोग इस पे लिखते हैं तो चौक के इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जाएंगे, तो चौक का चार्ज पॉजिटिव, इसका चार्ज बोर्ड का चार्ज नेगेटिव। सपोज आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए सपोज आपको 10 का पावर 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हटाने पड़ेंगे। तो 10 का पावर 15 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आप कितनी बार चौक को ऐसे रब करेंगे, ये तो अपने कंट्रोल में नहीं है। पता चला रब करते करते चौक ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे चार्ज के अमाउंट पे अपना कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये मेथड हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ऑल्दो एक मेथड है चार्ज प्रोड्यूस करने का। एक दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं, ये कहलाता है इंडक्शन। इंडक्शन वाले मेथड को पढ़ने के लिए अपने को एक टर्म जानना पड़ेगा जो कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी के बेसिस पे ये डिपेंड करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या पहले वो समझते हैं। सपोज एक न्यूक्लियस,
जिसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। ऐसे गोल घूमने वाले इस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओवरऑल न्यूट्रल। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल क्यों घूमता है? बिकॉज अंदर पे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो बैलेंस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r से। और ये जो ग्रेविटी, ये जो फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये तो कम होगा, लेकिन ये भी कम होगा, लेकिन ज्यादा कम ये हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा बचेगा। ठीक है। अब देखो होता क्या कि अगर हम लोग किसी भी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो v बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये ऑर्बिट छोड़ के बाहर जाने लगेगा। तो जैसे ऑर्बिट छोड़ के बाहर जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, तो ऑब्वियसली इस फोर्स का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो ये फोर्स जैसे जैसे कम होता है तो एक ऐसा मोमेंट आता है कि ये फोर्स इतना कम हो गया कि ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला जाता है। तो मोमेंट ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकला तो इसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से क्या नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है मटेरियल का, या नेगेटिव हो जाता है, या कुछ भी चेंज नहीं होता है? द आंसर इज नो चेंज। रीजन उसके पीछे कि अगर हम लोग किसी भी मटेरियल से इस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकालते हैं तो नो डाउट आयन बनेगा पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा नेगेटिवली चार्ज, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मटेरियल छोड़ के बाहर नहीं निकला है। आयन भी उसी मटेरियल में, इलेक्ट्रॉन भी उसी मटेरियल में, नेट चार्ज अगेन जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, बोले तो न्यूट्रल है। इसलिए अभी चार्ज में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है। अगर ये मटेरियल छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तब वो मटेरियल का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब देखिए इंडक्शन में क्या होता है। इंडक्शन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हम लोग मेटल चुनते हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों गुड कंडक्टर? बिकॉज उसमें ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच का, ये बहुत वीक होता है। थोड़ा भी एक्स्ट्रा एनर्जी दे, या इवन रूम टेम्परेचर कितना काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का कि ऑर्बिट छोड़ के बाहर पहले से प्रेजेंट है। इंसुलेटर्स में, ठीक है, या बैड कंडक्टर्स में क्या होता है, ये बॉन्ड वीक स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनता है। तो जब वहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो इंडक्शन वाले प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक मेटल चुनेंगे, मेटल का ही दूसरा नाम हम लोग गुड कंडक्टर या कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर जनरल टर्म यूज करते हैं। इसके सामने हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज लेके जाएंगे। नाउ मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकला हुआ है। इसका नेचर क्या है कि अकेला बैठा हुआ है, कोई इसके साथ में नहीं, लेकिन चार्ज इसका नेगेटिव है। जहां कहीं पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वो भागा भागा उसके पास आएगा, लेकिन जहां कहीं नेगेटिव चार्ज दिखेगा उससे अवे भागेगा। नॉर्मल। तो एक स्फीयर के शेप में एक गुड कंडक्टर या मेटल है, यहाँ एक चार्ज पॉजिटिव जैसे ही डाल देंगे तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये सरफेस छोड़ के इधर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन हटने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, बोले तो आयंस वाला, वो पॉजिटिव चार्ज आपका इस सरफेस पे आएगा। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। कैसे? उसमें डिटेल देखते हैं। सपोज एक जगह है जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है, न्यूट्रल तो था ही मेटल। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन को दिखा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका फोर्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ सोचा ना समझा सीधे यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन हटने की वजह से ये चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, इसको यहां आना चाहिए, लेकिन ये है क्या, इट्स आयन न्यूक्लियस के साथ। वो तो अपनी जगह फिक्स होगा ना मेटल में, वो तो मूव नहीं कर सकता, लिक्विड तो है नहीं। तो ये पॉजिटिव फिर यहाँ जाएगा कैसे? मैथड बड़ा सिंपल है। जैसे ये प्लस माइनस का कुछ सेट बना देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन कंपनसेट करने के लिए यहाँ आएगा, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब ये पॉजिटिव, तो ये तो फ्री था, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब कूद के यहाँ जाएगा तो यहाँ पे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब देखो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या है, यहाँ पर जो उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, उसको दिखेगा ये पॉजिटिव वाला चार्ज इसको इधर खींच रहा है, कैपिटल क्यू वाले फोर्स से, ठीक है। और यहाँ पे साथ में एक इलेक्ट्रॉन तो आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर ही खींचेगा, इधर ही लगेगा, मतलब दोनों मिलकर लगाएगा फोर्स। और ये जो चार्ज सरफेस पे आते हैं इनका नाम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, तो इस फोर्स का नाम भी एफ इंड्यूस्ड। अब देखो है क्या, ये वाला चार्ज बड़ा था तो ये फोर्स भी बड़ा होगा, एक सिंगल नेगेटिव पॉजिटिव जो है दोनों मिलके इधर फोर्स लगा, ये फोर्स थोड़ा वीक होगा, तो ये बड़ा है तो नेट फोर्स इधर। तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी सेम मेथड को फॉलो करते हुए यहां पहुंचेगा और एक पॉजिटिव भी यहां आएगा, ठीक है। अगले नंबर के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो ये तो पॉजिटिव वाला तो फिर से उसको बुलाएगा सेम फोर्स, लेकिन अब इसको मना करने के, इधर आने से रोकने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके बोला मत आओ, फंस जाओगे। ये दोनों पॉजिटिव भी बोलेगा मत जाओ नहीं तो फंस जाओगे, लेकिन इसे क्या लगेगा, बोलेगा तुम लोग तो पहुंच गए, मैं नहीं पहुंचा, ये बड़ा था मैं जाऊंगा, तो करते हुए यहां आ गया, और जैसे ये यहां पहुंचा और फिर यहां पे फंस गया, बाहर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक छोटा सा फंडा आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था क्या कि कोई भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को सरफेस के अंदर से बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, जिसका नाम कहते हैं वर्क फंक्शन। अगर आप उससे कम एनर्जी देंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है, इट कैन नॉट मूव आउट, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी जो था कि वो यहां तक तो आ गया, लेकिन सरफेस के अंदर से बाहर निकलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए था, वर्क फंक्शन, वो इसके पास अवेलेबल नहीं है। तो जब वो अवेलेबल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकलेगा, तो इस सरफेस पे ही आके फंस गया। तो इस तरह से यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मिलकर रुक गए, ठीक है। चौथा इलेक्ट्रॉन की कहानी सेम, तीन लोग अब मना करें, तो हर बार देखें कि नंबर ऑफ चार्जेस अपोज करने वाला इंड्यूस चार्जेस का नंबर बढ़ता जाएगा, तो ये अपोज करने वाले फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ये तो सेम टू सेम है। तो इस तरह से ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक ऐसा मोमेंट आएगा, जितना जैसे जैसे यहाँ नेगेटिव चार्जेस का नंबर बढ़ता जाएगा, ये फोर्स बढ़ेगा, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल, द मोमेंट दोनों फोर्सेस इक्वल, तो फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस बंद हो जाएंगे, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ना इधर आना चाहेगा ना इधर आना चाहिए, लेकिन तब तक यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और इन्हीं चार्जेस का कलेक्टिव नाम कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज। और इंड्यूस्ड चार्जेस ना, अब देखिए यहाँ कुछ और चीजें ध्यान में देने वाली बातें हैं, जैसे जितना नेगेटिव चार्ज जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। तो जब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा तो ओवरऑल क्या नेट चार्ज प्रोड्यूस हुआ? नहीं, बस चार्ज सेपरेट हो गया। तो इंडक्शन वाले मेथड से क्या होता है कि चार्ज बस सेपरेट होता है, कभी प्रोड्यूस नहीं होता, और ये चार्जेस होते कहाँ हैं? ऑन द सरफेस, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, कोई नेट चार्ज प्रोड्यूस
नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक कुछ चीजों पे ध्यान देते हैं अगर कि चार्ज हमेशा सरफेस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज तो सामने नेगेटिव, अपोजिट में सेम साइन का चार्जेस। अब ये चार्ज का वैल्यू, तो ये अगर कैपिटल क्यू है तो ये जो इंड्यूस चार्ज सामने में आते हैं इसका वैल्यू कैपिटल क्यू से थोड़ा कम होता है, चार्जेस का वैल्यू कैपिटल क्यू से कम रहेगा। ठीक है, आप कह सकते हो दिस टोटल चार्ज इज माइनस क्यू और यहाँ का चार्ज प्लस क्यू, और स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड से छोटा है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेंगे एक सॉलिड कोन है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इंड्यूस चार्ज जिसके नाम पे कहेंगे प्लस है, तो सामने के सरफेस पे कुछ नेगेटिव इंड्यूस चार्ज होंगे और पीछे वाले सरफेस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज। बस ये ध्यान देना जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव चार्जेस। सेकेंड एग्जाम्पल पे देखते हैं हम लोग। सपोज एक स्फीयर है, यहाँ पे माइनस कैपिटल क्यू चार्ज है, अंदर एक खाली जगह है जिसका नाम कहते हैं हम लोग कैविटी। यहाँ एक प्रॉपर्टी ध्यान देना होगा हम लोगों को कि बाहर वाले चार्ज का विद इन कैविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। कैसे और क्यों? इसके लिए क्लास 9-10 में आप लोग को एक टर्म बताया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। वहां बस इसका नाम नहीं यूज करते हुए प्रॉपर्टी बता दिया गया था। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या था? कहा जाता था कि अगर आप किसी गाड़ी से कहीं जा रहे हो और रास्ते में कभी तेज बारिश हो गई, तो तेज बारिश हो जाएगी और बिजली भी कड़क रही है, तेज बारिश लाइटिंग भी हो रहा है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा जाता है कि गाड़ी के अंदर रहना चाहिए, गाड़ी के बाहर निकल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो नॉर्मली जो पढ़ाया गया था गाड़ी के अंदर रहना चाहिए। क्यों? वो बिजली से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप गाड़ी के अंदर हो, मेटल का डब्बा है, कि जब भी कोई चार्ज, लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, जब क्लाउड्स आपस में स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और अर्थ का चार्ज नेगेटिव होता है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइटनिंग, हमेशा आसमान से नीचे की हो जाती है। तो अगर लाइटनिंग आएगा मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर से अर्थ की ओर आ रहा है, आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो जो भी चार्ज आएगा उसके सरफेस पे आएगा, अंदर पे नहीं आएगा। दैट्स व्हाई यू आर सेफ। इसी प्रॉपर्टी का नाम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक shielding, that is charge outside the cavity doesn't produces any effect or charge within cavity। बाहर वाले चार्ज की वजह से कैविटी के अंदर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखिए जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, इन द सेम वे यहाँ कुछ जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, और इस चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस वाले से थोड़ा कम होगा। कैविटी के इनसाइड में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा।
सपोज एक हॉलो कोन है, -20 कूलम ऑफ चार्ज है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे, और जितना पॉजिटिव होगा उतना ही यहाँ पे नेगेटिव। तो ये तो कैविटी कहलाएगा, कैविटी में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं है। सीधे शब्दों में जो भी चार्ज है उसके सामने वाले फेस पे अपोजिट साइन का चार्ज, और इसके ठीक उल्टे साइड से देखेंगे तो उधर वाले सरफेस पे ये सेम साइन का चार्ज, बट मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा। ठीक है। इवन हम लोग एक रिंग अगर सोचते हैं, अंगूठी +20 कूलम ऑफ चार्जेस है, तो अंगूठी के इस वाले सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्जेस आएंगे, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव। तो ये सब विद इन कैविटी जैसा पार्ट कहलाएगा, उसमें कोई चार्ज इंड्यूस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सिचुएशंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का प्रॉपर्टी यूज करके देख सकते हैं कि चार्ज इंड्यूस जो होगा सरफेस पे वो किस टाइप से होगा, चार्जेस का नेचर क्या होगा, इसके बारे में। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि चार्जेस अगर कैविटी के अंदर है तो क्या हो, आउटसाइड में है तो क्या होगा। अगर चार्ज कैविटी के अंदर है तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। चार्ज विद इन कैविटी, ये मेटालिक स्फीयर है जिसमें एक छोटी सी कैविटी है, यहाँ पे एक चार्ज डाला गया है +Q। अब इसकी वजह से देखो, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती क्या है कि कोई भी चार्ज अगर कंडक्टर के इनसाइड में है तो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब विद इन कंडक्टर, नेट चार्ज इज ऑलवेज 0। इसके अंदर का नेट चार्ज हमेशा 0 होगा। मतलब अगर यहाँ पे +Q है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कुछ इंड्यूस होंगे, और नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या है कि जितना का +Q है तो ये चार्ज का वैल्यू -Q होगा, और बाहर में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे, क्योंकि मेटेरियल तो न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो ये -Q है तो ये वाला +Q कहलाएगा। ठीक से प्रॉपर्टी क्या है, कैविटी और उसके सरफेस को मिला के नेट चार्ज हमेशा 0 होता है, सेम प्रॉपर्टी ना। अब ये जो चार्जेस है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कुछ टर्म्स यूज करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज यूनिफॉर्म तब कहलाता है जब इक्वल स्पेसिंग्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे। इक्वल स्पेसिंग्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस नहीं है तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंग समझ में आ गया। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो टर्म यूज होता है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो कहलाता है चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब अगर चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, चार्ज पर यूनिट एरिया कम, कहीं अलग अलग है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पे।
एक चार्ज सेंटर पे ना होके थोड़े साइड में होगा प्लस के, तब जब हम लोग इंड्यूस चार्जेस देखते हैं तो इंड्यूस चार्ज जो मिलेगा यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे, अगेन नेट चार्ज विद इन कैविटी जीरो है ना, तो इस चार्ज की वैल्यू माइनस ऑफ कैपिटल क्यू कहलाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, उसको चेक करने का मेथड कि देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब डिस्टेंसेस अगर इक्वल है तो फोर्स इक्वल होगा, डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस बड़ा है तो फोर्स कम। अब यहाँ देखो चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा सब जगह का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस है, सभी जगह फोर्स इक्वल, इसलिए इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस आए थे और डिस्ट्रीब्यूशन वाज यूनिफॉर्म। लेकिन अगर हम लोग इस सरफेस पे देखते हैं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसके पीछे रीजन क्या था। यहाँ पे जैसा हम लोग पहले देखे थे कि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने का मेथड क्या था कि यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस दोनों था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मिला था तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ से इधर भागा था तो ये पॉजिटिव हो गया था, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया तो ये पॉजिटिव, तो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ घुस के आया था। अब यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों मिलके इस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके अंदर पे तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 बना दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ कूदने की कंडीशन 0 फोर्स जैसा कुछ था, तो जो कंडीशन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ कूदने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को कूदने के लिए, सबके लिए कंडीशन सेम, इसलिए बाहर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमेशा यूनिफॉर्म होगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट पे चार्ज पॉजिटिव है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सामने आएंगे। अब यहाँ देखते हैं डिस्टेंस देखो बढ़ता जाएगा है तो यहाँ फोर्स वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम आएंगे, लेकिन नेट चार्ज 0 होना है इसलिए जितना प्लस क्यू उतना ही माइनस क्यू। अब बाहर में चार्ज जैसे यहाँ माइनस क्यू है तो बाहर में चार्ज प्लस क्यू तो होना ही होगा क्योंकि नेट चार्ज हैज टू बी 0। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। अगेन सेम कंडीशन देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के अंदर गया तब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, लेकिन ये दो चार्जेस मिलाकर के यहाँ फोर्स 0 हो गया होगा, इन सबको मिलाकर यहाँ भी फोर्स 0 हो गया होगा, यहाँ भी फोर्स 0, तो हर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अंदर कूदने के लिए जो कंडीशन है सब जगह पे एग्जैक्टली सेम है, सब जगह कंडीशन सेम है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी सेम होगा, बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहने का मतलब कैविटी के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा चार्ज का यूनिफॉर्म ही होगा, नॉन यूनिफॉर्म कभी भी नहीं होगा। इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है सिग्मा का वैल्यू, जैसे इसका रेडियस स्मॉल r1 r2, सरफेस का नाम A, सरफेस का नाम B, पूछेगा चार्ज फॉर यूनिट एरिया सिग्मा एट A कितना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो हम लोग टोटल चार्ज माइनस क्यू बाय टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर है तो 4/r1² लिख देते, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो सिग्मा तो सब जगह सेम नहीं है, तो हम लोग ये बोलेंगे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इन द सेम वे अगर आपसे सिग्मा बी के बारे में पूछा जाएगा बी पॉइंट पे इधर वाले सरफेस पे, तो यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो यहाँ बोल सकते हैं द टोटल चार्ज इज कैपिटल क्यू, सरफेस एरिया 4πr2²। तो इस तरह से हम लोग सिग्मा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग कंप्लीट के लिए। तो इस तरह से हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए तो इंडक्शन वाले प्रोसेस में हमने को ये तो समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं इंडक्शन, लेकिन इस इंडक्शन वाले मेथड से क्या कभी चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है? The answer is no. We cannot produce a charge. Only we can arrange the charges. चार्ज एक जगह है फिर दूसरी जगह जाएगा, सरफेस पे अपियर हो जाएगा, लेकिन नेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। इवन
आपको ध्यान में होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आप लोगों को जो पहले पढ़ाया गया था उसके पीछे बस एक ही रीजन बताया गया था कि अगर कहीं लाइटनिंग हुई आप गाड़ी के अंदर हो देन यू आर सेफ, बिकॉज लाइटनिंग का चार्ज वाला इफेक्ट आपकी गाड़ी पे नहीं होता। बट द ट्रूथ इज चार्ज से तो आप बच जाओगे, लेकिन उस पर प्रोड्यूस जो हीट होगा उससे बचना मुश्किल है। क्योंकि नॉर्मली आप याद कीजिए या कहीं वीडियोस में कहीं देखे होंगे किसी एरिया पे अगर लाइटनिंग होता है वहाँ ब्लैक कलर का बड़ा सा स्पॉट बन जाता है बिकॉज ऑफ हीट ऑन। तो अगर आपकी गाड़ी पे लाइटनिंग हुआ तो हीट तो प्रोड्यूस होगा नहीं, और गाड़ी है पेट्रोल भी होगा, वो